टेंथ क्लास स्टूडेंट गुड मॉर्निंग बेटा। टुडे आवर टॉपिक इस वैश्वीकरण क्या है। विगत दो तीन दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण क्या है बेटा। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुराष्ट्रीय जो कंपनियाँ वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का जो आदान प्रदान हो रहा है, विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों, प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है, और यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार, बेहतर शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं। किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कार्य हैं जैसे कि परिवहन के साधन हैं, संचार के साधन हैं, ठीक है, व्यापार है, ठीक है, दूसरा संचार प्रौद्योगिकी है, सूचना है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। ठीक है, तो ये क्या है, टेलीग्राफ है, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, फैक्स आदि करने की जो सुविधा है, इनसे कंप्यूटर के द्वारा जो हम सूचना है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा है वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिज़ाइन दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका के डिज़ाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिज़ाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है, जहां तक कि डिज़ाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट या ई बैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि दो देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में जो मुख्य भूमिका है वो निभाई जाती है। ठीक है बेटा। दूसरा है विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। देखें, भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है। ठीक है, तब क्या होगा, इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलौने अब भारत के बाज़ारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात सौदा कम हो जाएगा। भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे, क्योंकि चीन के जो खिलौने हैं उनकी आयात कम हो जाएगी, उनको कर देना पड़ेगा। ठीक है, इससे फ़ायदा किसको होगा, भारत में रहने वाले जो खिलौना निर्माता हैं उनको फ़ायदा होगा। आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनना है, व्यापार अवरोधक क्या होता है। देखिए, व्यापार पर जो आयात कर लगाया जाता है उसे अवरोधक कहा जाता है, क्योंकि कुछ प्रतिबंध सरकारों द्वारा लगाया जाता है, जैसे विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, यह निर्णय सरकार कर सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए अनिवार्य माना गया। 1950 से 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं दे रही थी। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम की आयात की ही अनुमति दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया।
भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है और उनके प्रदर्शन में सुधार हो गया है, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। अतः विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। ठीक है, व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती और इससे अधिक उदार कहा जाता है। बाकी का हम कल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।